कहानी की शुरुआत होती है 22 साल पहले लॉरेंस शहर के कैंसस से, जहां एक घर में एक औरत और उसके 2 बच्चे, उसका पति, एक हंसता खेलता खुश परिवार होता है। उसका एक बच्चा अभी पालने में ही होता है। अचानक रात को औरत की बच्चे की आवाज़ से नींद खुलती है। वो उसके रूम में जाती है। वहाँ पहले से उसका पति खड़ा होता है। वो फिर से सोने जाने लगती है। तभी देखती है कि कॉरिडोर की लाइट ब्लिंक कर रही है। वो उसे ठीक करने जाती है तो उसे लगता है नीचे हॉल में कोई है। वो सीढ़ियों से नीचे उतरती है तो उसे उसका पति वहाँ सोता हुआ दिखाई देता है। वो समझ जाती है कमरे में कोई और है। वो चिल्लाती हुई कमरे की तरफ भागती है। उसकी आवाज़ से उसका पति जागता है और भाग के कमरे में आता है, पर वहाँ सब शांत होता है। वो अपने बच्चे को जगह देखता है तो उसे खिलाने के लिए जैसे ही हाथ आगे बढ़ाता है, उसके हाथ पे ऊपर से खून की बूंद गिरती है। जब वो ऊपर देखता है, उसकी बीवी बहुत ही डरावने तरीके से ऊपर दीवार में चिपकी उसे दिखती है और थोड़ी ही देर में वो जलने लगती है। आदमी होश संभालता हुआ तुरंत अपने बच्चे को उठाता है और बड़े बेटे को, जो कि मात्र 9 साल का है, उसे दे के बाहर जाने को बोलता है और फिर से एक आखिरी कोशिश करता है अपनी बीवी को बचाने की, पर कमरे में आग भयानक रूप ले चुकी होती है। वो भागता हुआ घर के बाहर जाता है और अपने बच्चे को लेके वहाँ से दूर हटता है और कुछ ही देर में पूरा घर जल जाता है। देखते ही देखते एक अच्छा खासा परिवार बिखर जाता है, पर क्या हुआ किसी को समझ नहीं आया। ये तो तय था कि ये किसी इंसान का काम तो नहीं है। उसने साफ देखा है कि ये किसी शैतान का ही काम है। तो वो मन ही मन में शैतान से, जिसने उसकी बीवी को मारा है, उससे बदला लेने की सोच लेता है। फिर दिखाते हैं 22 साल बाद, यानी वर्तमान का दिन, जब सैम यानी छोटा बेटा अब कॉलेज में है और उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है। एक दिन वो दोनों सो रहे होते हैं, तभी सैम की किसी आवाज़ से नींद खुलती है। वो कमरे से बाहर जाके देखता है तो वहाँ कुछ भी नहीं दिखाई देता। फिर अचानक अंधेरे में कोई इंसान उस पर वार करता है। दोनों में कुछ देर झड़प चलती है। फिर सैम देखता है ये तो उसका बड़ा भाई डीन है। इतनी रात को यहाँ क्या करने आया है? रात को इस तरह आने के लिए सैम डीन को एक घूसा और मारता है। फिर उससे आने का कारण पूछता है। डीन बताता है कि डैड फिर से लापता है। सैम के चेहरे पे शिकन आती है। वो अपनी गर्लफ्रेंड को अंदर जाने कहता है और अपने भाई से अकेले में बात करना चाहता है और उसे सुनाता है कि डैड हर बार लापता होते हैं, पर जब वो मिलते हैं वो बिल्कुल ठीक होते हैं। डीन कहता है कि पर अब की बार डैड बहुत दिन से लापता है। सैम कहता है मैंने शिकार छोड़ दिया है और किसी अच्छे कारण से ही छोड़ा है। सैम इस बात पे नाराज़गी जताते हुए कहता है कि हमें बचपन से सेना में भर्ती हो वैसे पाला है, हथियारों के साथ, और जो चीज़ दिखती है हम उसे मार देते हैं। डीन कहता है उसमें बुरा तो कुछ नहीं है, हम उन्हें मार के बहुत से लोगों की जान बचाते हैं, पर यहाँ वो किसके शिकार की बात कर रहे हैं? ये तो तय है कि जानवरों की तो नहीं। डीन सब कुछ कह के हार जाता है। वो कहता है मैं ये अकेले नहीं कर सकता, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। इस बात पे सैम को मानना पड़ता है, पर वो एक शर्त पे मानता है कि वो मंडे वापस आएगा। उसे लॉ कॉलेज में एडमिशन लेना है। डीन हथियारों से लस्त अपनी कार की डिक्की खोलता है। वो कुछ अखबार के आर्टिकल निकालता है और सेंटेनियल हाईवे से कुछ लोगों के लापता होने की न्यूज़ से अनुमान लगाता है कि उसके पिता भी वहीं होंगे। फिर डीन बताता है कि 3 हफ्ते से उनका फ़ोन बंद है और लास्ट वॉइस मेल जब वो सुनता है तो उसमें किसी औरत की आवाज़ होती है कि मैं कभी घर नहीं जा सकती। अब दोनों भाई उन्हें ढूंढने निकल पड़ते हैं। तभी सेंटेनियल हाईवे पे फोकस करते हैं और दिखाते हैं कि एक लड़का अपनी गाड़ी से अपनी गर्लफ्रेंड से बात करता हुआ घर जा रहा था। वो देखता है सुनसान रास्ते में सफ़ेद कपड़े पहने कोई खूबसूरत औरत खड़ी है। वो फ़ोन काटता है और उससे पूछता है कि क्या उसे कोई मदद चाहिए। औरत उसे देखती है और कहती है मुझे घर छोड़ दो। लड़का तुरंत मान जाता है और उसे गाड़ी में बिठा देता है। लड़की बैठती है। लड़का मन ही मन बहुत खुश होता है। वो गाड़ी आगे बढ़ाता है, लेकिन उसे एक बहुत ही सुनसान वीराने घर के पास लाती है और घर की तरफ उदासी से देखते हुए कहती है कि मैं कभी घर नहीं जा सकती। लड़का घर देख के चौंक के उससे पूछता है कि ये तुम्हारा घर कैसे हो सकता है। उसे लगता है वो मजाक कर रही है। फिर अगले ही पल वो गायब हो जाती है। लड़का गाड़ी से निकल के चारों तरफ देखता है पर लड़की कहीं नहीं दिखती।
वो थोड़ा घबराता है और गाड़ी में बैठ के गाड़ी भगाता है। पर ये क्या, लड़की तो उसके पीछे बैठी हुई है। लड़का जैसे ही व्यूइंग मिरर में लड़की को देखता है, उसका बैलेंस खराब होता है और उसकी गाड़ी एक ब्रिज पे स्किड करती हुई जाती है। वो ब्रेक मारता है, पर थोड़ी ही देर में गाड़ी के विंडो पे खून के छींटे दिखते हैं। अगले दिन एक्सीडेंट स्पॉट पे पुलिस आती है और इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, पर गाड़ी पे ना तो कोई खून होता है, ना ही उसके अंदर कोई बॉडी। दोनों भाई भी ब्रिज के पास पहुंचते हैं, वो भी मर्डर पॉइंट के पास जाते हैं और पुलिस उन्हें सवाल भरी नजरों से देखती है, तो वो वहां से चले जाते हैं। जो लड़का मरा था, दोनों भाई उसकी गर्लफ्रेंड एमी से मिलते हैं। एमी अपने बॉयफ्रेंड का मिसिंग पोस्टर लगा रही होती है। वो उससे कुछ सवाल पूछते हैं। तब लड़कियां बताती हैं कि आज से कई साल पहले सेंटेनियल हाईवे पे एक लड़की का मर्डर हुआ था। तब से वहाँ लोगों को वो लड़की दिखती है और वो आते जाते लोगों से लिफ्ट मांगती है, और जो उसे लिफ्ट दे देता है वो हमेशा के लिए गायब हो जाता है। दोनों लड़के आते हैं और उस औरत के मर्डर के बारे में पता लगाना शुरू करते हैं, पर उन्हें ऐसा कोई रिजल्ट नहीं मिलता। फिर वो मर्डर छोड़ के सुसाइड लिखते हैं और तब रिजल्ट आता है और एक खतरनाक कहानी सामने आती है। सालों पहले मिस वेल्च ने सेंटेनियल हाईवे पे सुसाइड करी। सुसाइड के कुछ देर पहले उन्होंने 911 इमरजेंसी नंबर पे कॉल किया था, बिल्कुल घबराई हुई, और उसने बताया कि उसके दोनों बच्चे 5 और 6 साल के उसके बाथटब में डूब गए हैं। उसने उन्हें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ा था। उसके बच्चों की मौत का सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने सुसाइड कर लिया। लड़के फिर से उसी ब्रिज के पास पहुंचते हैं जहां से कूद के औरत ने अपनी जान दी थी। वो ब्रिज पे वॉक कर ही रहे होते हैं कि उन्हें कोई औरत दिखती है जो ब्रिज पे खड़ी होती है और वहां से कूद जाती है। दोनों भाई उसे देखते हुए उसकी तरफ भागते हैं, पर वहां कोई नहीं होता। पर तभी डीन की गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, पर चाबी तो डीन के हाथ में थी। दोनों समझ जाते हैं ये उसी आत्मा का काम है और अपनी जान बचा के भागते हैं और ब्रिज से नीचे कूद जाते हैं। किसी तरह उनकी जान बचती है। अब डीन और सैम एक होटल रूम लेने आते हैं। रिसेप्शनिस्ट उसका क्रेडिट कार्ड देख के पूछता है कि क्या तुम्हारे पिता भी आए हैं। उनकी तलाश खत्म होती है और वो चुपके से अपने पिता के रूम में घुसते हैं। उनका शक सही निकलता है। उनके पिता भी वही केस के पीछे पड़े होते हैं जिसके पीछे वो उन्हें ढूंढते हुए आए हैं। उसके पिता केस लगभग सॉल्व कर चुके होते हैं। सफ़ेद कपड़ों में औरत का। डीन बाहर निकलता है, उसे पुलिस दिखती है। वो समझ जाता है उसके पिता वहाँ से जा चुके हैं, क्योंकि पुलिस को मिसिंग लोगों की तलाश होती है, और क्योंकि उनके पिता इस केस के पीछे पड़े होते हैं, पुलिस को ये लगता है कि इसमें इनका हाथ है। और होटल वाले से पूछे जाने पे उसने डीन के क्रेडिट कार्ड पे जो नाम देखा होता है वो बता देता है कि ये लोग भी पार्टनर हैं। सैम ये सब अंदर से देख रहा होता है और वो भाग जाता है। पुलिस उसके पिता के रूम की तलाशी लेती है। पुलिस डीन को उसके पिता की बुक दिखाते हुए पूछती है कि ये क्या है। डीन देखता है और उसके पिता ने बुक में उसके लिए एक मैसेज छोड़ा होता है। मतलब वो बुक उसने जानबूझ के छोड़ी होती है। वो जोसेफ वेल्च यानी कि सफ़ेद कपड़ों में औरत के पति का एड्रेस होता है। इधर सैम मिस्टर वेल्च के पास पहुंचता है। वो उसे उसके बच्चों की तस्वीर दिखा के कहता है कि वो एक कहानी पे काम कर रहा है जिसके लिए उसे उससे कुछ पूछना है। वो यही पूछता है कि उसने दूसरी शादी की या नहीं और उसकी शादीशुदा जिंदगी कैसी थी। मिस्टर वेल्च ने दोबारा शादी नहीं की होती है। वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। सैम पहले तो जाने लगता है, फिर रुकता है ये कहते हुए कि क्या आपने सफ़ेद कपड़ों में औरत की कहानी सुनी है। फिर वो उसे भूत की कहानी बताता है। हवाई, मैक्सिको, एरिज़ोना और इंडियाना के लोगों का ऐसा मानना है कि सफ़ेद कपड़े में एक औरत होती है जो कई सालों भटकती रहती है अलग अलग जगहों पे, पर सबकी कहानी सेम है। मिस्टर वेल्च को समझ नहीं आ रहा कि सैम उसे ये क्यों बता रहा है। फिर सैम बोलना शुरू करता है कि उन सभी औरतों के पति उनसे वफादार नहीं थे, जिसकी वजह से वो टेम्परेली पागल हो जाती है और उसी दौरान वो अपने बच्चों को मार देती है, और जब वो होश में आती है वो अपनी जान दे देती है। पर वो उस घर में दोबारा कभी नहीं जा सकती, इसलिए वो बाहर कहीं दूर जाके सुसाइड करती है। और आज तक जब उसे कोई ऐसा आदमी दिखा है जो अपने पार्टनर को धोखा दे रहा है, उसे मिलता है तो उसे मार देती है। मिस्टर वेल्च को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम्हें लगता है मेरी बीवी का इस कहानी से कोई लेना देना है। हाँ, मैं वफादार नहीं था शादी में, पर उसके लिए ये सब। वो रोता हुआ चला जाता है।
इधर टीन एक पिन की मदद से हथकड़ी खोल के पुलिस स्टेशन से भागता है और सैम को कॉल करता है। सैम फोन पे बात करता हुआ उसी रास्ते से जा रहा होता है। तभी वो औरत उसकी गाड़ी के सामने अचानक से आ जाती है और सैम की गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है। फिर वो देखता है कि वो औरत उसके पीछे बैठी है और उसे उसके घर छोड़ने को बोलती है। सैम हिम्मत से काम लेते हुए ना में जवाब देता है। फिर हर तरफ से गाड़ी लॉक हो जाती है और खुद चलने लगती है और उसी वीराने घर के पास पहुंच जाती है। और फिर वो उदासी से कहती है कि मैं कभी अपने घर नहीं जा सकती। अगले ही पल वो आगे वाली सीट पे आ जाती है और सैम के करीब जाती है ताकि सैम भी बहके और वो उसे मार दे। पर सैम कहता है, मैं बाकी मर्दों की तरह नहीं हूँ, तुम मुझे नहीं मार सकती। पर औरत उसे मारने की पूरी कोशिश करती है। सैम पूरी जान लगा के अपना हाथ गाड़ी की चाबी तक ले जाता है। वो सैम को मारने ही वाली होती है तभी टीन वहां आ जाता है और गोली चलाता है। हालांकि उससे होता कुछ नहीं, पर औरत का ध्यान भटकता है। वो फिर से जैसे ही सैम के पास आती है, सैम ने गाड़ी ऑन कर ली होती है और पूरे फोर्स में गाड़ी चुड़ैल के घर के अंदर घुसा देता है। चुड़ैल घर के अंदर नहीं जा सकती थी। उसे उसके दोनों बच्चों की आत्माएं दिख जाती हैं। उन्हें देख के वो रो पड़ती है। तभी बच्चे उसके पास आते हैं और उसे जैसे ही गले लगाते हैं, वो अपनी आत्मग्लानि की आग में खुद ही जल जाती है। सैम और डीन बच जाते हैं। डीन सैम को छोड़ने घर आता है। सैम अपने घर आके आग बंद करके लेटा ही होता है। तभी उसके सर पे कुछ बूंद जैसा गिरता है। वो आँख खोलता है तो उसकी गर्लफ्रेंड ठीक उसकी माँ की तरह भयानक तरीके से घर की छत पे दिखती है और जलने लगती है। डीन कमरे में आता है। वो तुरंत सैम को लेके बाहर जाता है। कमरा पूरी तरीके से जल जाता है और एक बार फिर वही घटना फिर से उसकी आंखों के सामने होती है। पर अब की बार सैम भी अपने पिता की तरह तय कर लेता है कि वो भी अब भूतों का शिकार ही करेगा और दोनों भाई फिर से निकल पड़ते हैं। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई हो। आपसे फिर मिलते हैं और किसी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।